साल का अक्टूबर नवंबर त्योहारों का महीना होता है। इस समय हम सब एक उत्साह से लबरेज होते हैं, लेकिन ठीक इसी समय दिल्ली एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के मन में एक आशंका घर कर जाती है। क्या इस वर्ष फिर दिवाली के समाप्त होते ही आसमान स्मॉग से भर जाएगा? यह आशंका निराधार नहीं है। प्रायः अक्टूबर महीने के अंत में दिल्ली एवं एनसीआर के क्षेत्रों में आसमान काले काले धुओं से भर जाता है। यह धुआं इतना सघन होता है कि सूर्य को भी कई दिनों के लिए निस्तेज कर देता है। ऐसा लगता है मानो किसी ने आसमान में काले धुओं की चादर तान दी हो। इसी समय सर्दी दस्तक देती है, लेकिन दिल्ली वाले धूप के एक टुकड़े के लिए तरस जाते हैं। इस वीडियो में हम इसके कारण एवं समाधान की बात करेंगे। हरियाणा एवं पंजाब बस एक काम कर दे एवं इस समस्या का समाधान हो जाएगा। यही नहीं, पंजाब एवं हरियाणा को इससे अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। आइए अब समाधान पर बात करने से पहले हम इसका कारण समझ लें। पंजाब सरकार ने 2009 में पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट पास किया, जिसके अनुसार पंजाब में चावल की खेती को 1 महीने के लिए डिले कर दिया गया। हरियाणा सरकार ने भी इससे मिलता जुलता कानून पास किया। इस कानून का उद्देश्य था कि धान की बुआई को मानसून के समय से अलाइन किया जाए, क्योंकि उत्तर भारत में मानसून का समय जून होता है। इस कानून की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि पंजाब एवं हरियाणा में भूजल स्तर अर्थात ग्राउंड वाटर लेवल तेज़ी से नीचे जा रहा था। इस तरह धान की बुआई को 1 महीना डिले किया गया। 2009 से पहले धान की कटाई सितंबर महीने में कर ली जाती थी और स्टबल बर्निंग से जो पोल्यूटेंट्स निकलते थे उसे स्ट्रॉन्ग रिट्रीटिंग मानसून उड़ा ले जाता था। अब चूँकि धान की बुआई एवं कटाई 1 महीने आगे कर दिया गया, तो दिल्ली एनसीआर में वही भौगोलिक परिस्थितियां नहीं रहती हैं। अक्टूबर नवंबर में विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया के लेखक सिद्धार्थ सिंह लिखते हैं, जैसे ही अक्टूबर में स्टबल बर्निंग पंजाब एवं हरियाणा में शुरू होता है, हवा की दिशा बदल जाती है एवं पंजाब एवं हरियाणा के पोल्यूटेंट्स को दिल्ली लेकर आ जाती है। हवा की गति भी कम हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि दिल्ली एवं आसपास के इलाके में ये पोल्यूटेंट्स टिक जाते हैं। उत्तर में हिमालय भी एक बैरियर का काम करता है। गाड़ियों से निकलने वाली गैस से वैसे ही दिल्ली का वातावरण दूषित है। अब अक्टूबर नवंबर महीने में बदली हुई भौगोलिक परिस्थितियों एवं उस पर से पराली का धुआं स्थिति को भयावह बना देता है। इसका समाधान क्या है? एक वाक्य में मैं कहूँ तो वह यह है कि पंजाब एवं हरियाणा के किसान चावल की खेती करना बंद कर दें। मुझे मालूम है यह सुनते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, लेकिन मेरा यह सुझाव तर्क एवं तथ्य पर आधारित है एवं उसे जानने के बाद आप भी यही कहेंगे। 1960 में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसका फोकस एरिया था पंजाब, हरियाणा एवं वेस्ट यूपी। इसमें मुख्य जोर था गेहूं एवं चावल की खेती पर। सरकार ने नीतियां बनाकर इसे प्रमोट किया। परिणामतः जिस पंजाब में 1960 से पहले सैकड़ों किस्म की फसलें उगाई जाती थीं, वह 3 फसल पर आकर टिक गई: गेहूं, चावल एवं कपास। पंजाब हरियाणा के लिए चावल की खेती नई चीज़ थी। पंजाब के लोग पारंपरिक तौर पर चावल नहीं खाते थे। तात्कालिक तौर पर देश को इसका लाभ मिला, क्योंकि देश खाद्य संकट से गुजर रहा था। बहुत सारा अनाज आयात करना पड़ता था और विश्व मंच पर भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। 20-30 साल तक ग्रीन रिवॉल्यूशन सफल रहा। इसने भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया, लेकिन 90 के दशक से ही
इसकी कमियां उजागर होने लगी। चूँकि चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, अतः किसानों ने इसकी प्यास सिंचाई के द्वारा बुझानी शुरू की। परिणामतः ग्राउंड वाटर का लेवल तेज़ी से नीचे जाने लगा। इसी को रोकने के लिए पंजाब एवं हरियाणा की सरकारों ने कानून बनाकर धान की खेती को 1 महीना डिले किया। एक प्रयोग के तौर पर पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट को 2 साल के लिए स्थगित करके देखा जा सकता है। परिणाम बिल्कुल सामने आ जाएगा। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि सितंबर एवं अक्टूबर की भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर होता है। पहले जब सितंबर में स्टबल बर्निंग होती थी तो उसके पोल्यूटेंट्स दिल्ली में टिक नहीं पाते थे, लेकिन अक्टूबर में वही पोल्यूटेंट्स टिक जाते हैं। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा को चावल क्यों नहीं उगाना चाहिए। चावल एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसे 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश चाहिए, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा में एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है। पैडी क्रॉप इज ऑफन कॉल्ड वाटर गजलिंग प्लांट। नाउ द क्वेश्चन arises, why to grow a thirsty crop in water deficient region? जाहिर तौर पर पानी की इस कमी को यहाँ के किसान सिंचाई के द्वारा पूरी करते हैं। अब आप कहेंगे कि यदि ये क्षेत्र चावल उगाना बंद कर दें तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? तो इसका जवाब है, भारत एक बड़ा चावल उत्पादक देश है जो कई अलग अलग देशों में चावल का निर्यात करता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस क्षेत्र के किसान चावल या धान ना उगाएं तो क्या करें? इसका जवाब है दलहन की खेती, जो चावल की ही तरह एक खरीफ क्रॉप है। दलहन की मुख्य फसलें हैं मूंग, मसूर, उड़द, चना, अरहर या तूर। देश में दलहन की कमी है। इसकी मांग एवं पूर्ति में बड़ा अंतर है। इस कमी को पूरा करने के लिए अपने देश को बड़ी मात्रा में दलहन का आयात करना पड़ता है। यही नहीं, हमें एडिबल ऑयल भी आयात करना पड़ता है। पंजाब एवं हरियाणा को इसकी खेती से कई लाभ होंगे। पहला लाभ, गिरता हुआ भूजल स्तर ठीक हो जाएगा, क्योंकि दलहनों की खेती के लिए कम पानी चाहिए होता है। यह ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाता है। दूसरा फायदा, खाद्य उत्पादन के लिए नाइट्रोजन एक बेहद आवश्यक तत्व होता है, जो वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लगभग 78%। जहां अन्य फसलें मिट्टी से नाइट्रोजन खींचती हैं, दालें अपनी ज़रूरत को वायुमंडल से पूरी कर लेती हैं। दलहन की जड़ों में मिट्टी को समृद्ध करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से राइजोबियम कहते हैं। यह नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करता है। इसलिए दलहनों को पर्यावरण हितैषी फसल माना जाता है। वहाँ के किसानों की आय पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दालों पर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP लागू है। यह 22 फसलों पर मिलता है। खादों के फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक प्रयोग से वहाँ की खेतों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वह भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि दलहनें खेती की फर्टिलिटी को वापस ला देती हैं। हमारा देश दलहन एवं तिलहन के उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली अक्टूबर-नवंबर के महीने में गैस चैम्बर बनने से बच जाएगी। आखिर दिल्ली के लोगों को भी स्वच्छ हवा का अधिकार है। यह उनके जीवन का प्रश्न है, यह उनके भविष्य का प्रश्न है। यही नहीं, दिल्ली NCR कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र है। साल दर साल प्रदूषण की समस्या हमारी अर्थव्यवस्था को भी नकारात्मक तौर पर प्रभावित कर सकती है। यह समय की मांग है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी केंद्र में रखकर योजना बनाएं। उसका समय समय पर मूल्यांकन भी हो। अब ज़रूरत है पंजाब की सरकार आरोप प्रत्यारोप में ना पड़े एवं ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाए। हरियाणा में सरकार की तत्परता की वजह से
स्टबल बर्निंग में भारी कमी आई है। इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। अब समय आ गया है कि पंजाब की सरकार किसान हित, राज्य हित एवं देश हित में कदम उठाए। यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, कोई भी चेंज जो ड्रास्टिक होता है ठीक नहीं होता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि पंजाब एवं हरियाणा में चावल की खेती बिल्कुल बंद कर दी जाए। हाँ, धीरे धीरे इसका रकबा घटाया जा सकता है एवं दलहन एवं तिलहन की खेती को बढ़ाया जा सकता है। इससे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा जो कृषि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। क्या हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा की सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे? यदि वह ऐसा कर सके तो दिल्ली के लोगों को स्वच्छ हवा की सौगात मिलेगी एवं पंजाब एवं हरियाणा की ज़मीन को राहत।